हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 10 खान पान की बदलती तस्वीर के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। आपकी नई बुक के अनुसार हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 9 तक सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं खान पान की बदलती तस्वीर के अभ्यास प्रश्नों की। तो देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसमें दो प्रश्न शामिल है। पहला प्रश्न है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक क्या कहना चाहता है। अपने घर के उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए, खान पान की मिश्रित संस्कृति का मतलब क्या है कि आज कोई भी एक स्थान विशेष का जो भोजन है वो उस स्थान विशेष का न रह के पूरे देश भर के अंदर उसको खाया जाता है, बनाया जाता है। जैसा कि आज से हजारों साल पहले होता था कि एक समय की या एक जगह की जो चीज़ होती थी वो एक जगह पर ही फेमस होती थी, लेकिन आज हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। आज अगर किसी एक जगह की प्रसिद्ध चीज़ है तो वो लगभग देश के प्रत्येक कोने में बनाई जाती है और लोगों के द्वारा खाई जाती है। तो देखें इसका उत्तर क्या होगा कि यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। इस मिश्रित संस्कृति से लेखक क्या कहना चाहता है कि अलग अलग प्रांत और अलग अलग देशों के जो व्यंजन हैं उनका आज हमें सब जगह एक मिला जुला रूप देखने को जरूर ही मिल जाता है। उदाहरण के लिए आज हमें एक ही घर के अंदर दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय व विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने के अंदर मिल जाता है। हमें एक ही घर के अंदर दक्षिण भारत का चाय खाना हो, उत्तर भारत का हो या फिर विदेशी व्यंजन हो, सबका मिश्रित रूपों में देखने को मिल जाता है। जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा तो कभी राजमा। जैसे ये सारे ही व्यंजन खान पान की मिश्रित संस्कृति को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये सारे ही जो व्यंजन है वो खान पान की मिश्रित संस्कृति को दर्शाते हैं कि आज कोई भी खान पान किसी एक जगह विशेष का न होकर के संपूर्ण देश अथवा संपूर्ण राज्य प्रांत सब जगह हमें देखने को या खाने को मिल जाता है। आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। यहां पर भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि खान पान में हमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसके फायदे क्या है, लेकिन फिर भी जो लेखक है वो इस बदलाव को देखकर या बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, चिंता में क्यों है। तो हम पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि खान पान में बदलाव के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा है कि विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिलता है। अलग अलग खान पान की वजह से हमें अलग अलग प्रदेश की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलता है। दूसरा फायदा है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आप किसी एक एरिया के हो तो आपको दूसरी जगह वो खाना नहीं मिलेगा, आपको अपने एरिया का खाना भी दूसरी जगह पर मिल जाएगा। इससे लोगों में क्या होगी, एक एकता बढ़ेगी। जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो उसे खाने पीने का टेंशन नहीं रहेगा। अगला जो फायदा है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि भी बनी रहती है। जब आपको अलग अलग जगह पर खाना अलग अलग क्वालिटी का मिलता है तो आपको खाने की रुचि भी बनी रहती है, आप अलग अलग चीजें खाना भी पसंद करते हैं। देश विदेश के व्यंजन का मालूम होना, जब आपको अलग अलग क्वालिटी का खाना मिलता है तो आपको देश विदेश के अंदर जो अलग अलग तरह का खान पान होता है, अलग अलग तरह के जो व्यंजन बनते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी पता चलती है। गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होना। इसके अलावा जो घर में काम करने वाली गृहिणी है और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी ऐसी कई सारे व्यंजनों के बारे में पता चल जाता है जो कम समय के अंदर ही जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना, और जब लोगों को अलग अलग तरह के खान पान के बारे में पता चलता है तो वो उनके स्वाद, उनका स्वास्थ्य को क्या फायदा है, उनकी सरसता यानी मिठास क्या है, उनके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है,
उसके आधार पर भी हम भोजन का चयन आसानी से कर पाते हैं। तो ये सारे क्या है, फायदे हैं। फिर समय की बचत होना, इसके अलावा अलग अलग व्यंजन, कोई सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जो कम समय में तैयार हो जाते हैं। तो कभी कभार जब हमें इमरजेंसी होती है, जल्दी के अंदर खाना बनाना होता है, तो उन व्यंजनों को हम कम समय में तैयार कर पाते हैं, उससे समय की भी बचत हो जाती है। तो ये सारे क्या है, फायदे हैं। अब लेखक इन खान पान में होने वाले बदलाव से जो फायदे हमें हो रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, चिंतित है, चिंता कर रहा है। क्योंकि लेखक का मानना है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। लेखक क्या कह रहा है कि खान पान की जो ये मिश्रित संस्कृति है जिसको हम आज अपना रहे हैं, उसके फायदे तो है ही है, साथ ही साथ क्या है, नुकसान भी है। और उन नुकसान को जानकर लेखक क्या हो रहा है, चिंतित हो रहा है। पहला नुकसान क्या है कि जो स्थानीय व्यंजन है उनका चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। इन विदेशी और अलग अलग खान पान में बदलाव की वजह से जो पहले स्थानीय व्यंजन हुआ करते थे, जो देसी पकवान हुआ करते थे, धीरे धीरे उनका प्रचलन कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो आने वाली नई पीढ़ियां है वो हमारे जो स्थानीय व्यंजन थे, जो देसी व्यंजन थे, उनके बारे में उन्हें जानकारी तक नहीं है। फिर खाद्य पदार्थों में शुद्धता की धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। खाद्य पदार्थों में धीरे धीरे मिलावट बढ़ रही है। जो प्योर क्वालिटी पहले मिला करती थी, जो घर के खाने में क्वालिटी हुआ करती है, वो बाहर के खाने में कभी भी क्वालिटी नहीं मिलती है। ठीक है। दूसरा, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं होना। इसके अलावा आजकल ऐसे बाजार में हजारों व्यंजन है जो केवल मुंह के स्वाद के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इन सभी बातों को सोचकर या इनके बारे में जानकर लेखक क्या हो रहा है, लेखक चिंतित हो रहा है। ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या है। खान पान के मामले में स्थानीयता का मतलब क्या है। तो देखो यहां पर स्थानीयता का मतलब, स्थानीयता का जो मतलब है वो किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। किससे मतलब है, किसी खास जगह की खास भोजन या खास व्यंजन से है। जैसे राजस्थान का दाल बाटी चूरमा पसंद है, तो ये क्या है, ये राजस्थान का एक स्थानीय भोजन हो गया। तो यहाँ पर स्थानीयता जो शब्द है वो किसी विशेष प्रांत के किसी लोकप्रिय व्यंजन को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। जैसे बंबई की पाव भाजी प्रसिद्ध है, दिल्ली के छोले कुलचे प्रसिद्ध है, मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध है, आगरा के पेठे प्रसिद्ध है, ठीक है, बीकानेर का नमकीन प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, ये वहां की स्थानीयता को बता रहे हैं कि किसी स्थान विशेष का कौन सा भोजन या व्यंजन प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान के बदलते हुए नए रूप के कारण अब इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती हुई जा रही है। लेकिन धीरे धीरे खान पान में जो हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, उस बदलाव के कारण अब इन स्थानीय व्यंजनों की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4, क्या लिखा हुआ है कि घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीजें पकती है और क्या चीजें बनी बनाई बाजार से आती है। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीजें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में ही बनती थी। क्या प्रश्न कह रहा है कि घर में अपने माता पिता या बहन से बात करके ये पता कीजिए कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है, कौन कौन सी चीजें बाजार से लाई जाती है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज हम बाजार से ला रहे हैं लेकिन प्राचीन समय में वो घर में ही बनती थी। इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो देखें घर में बनने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं बात करूं घर में चीजों की बनने वाली, तो जैसे भात, दाल, सब्जियां, पूरी, रोटी, पराठे, मछली और मीठे व्यंजन, ये हमारे घर के अंदर आज भी बनते हैं। बाजार से आने वाली चीजें कौन सी है, जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं, जिसमें समोसा, कचौड़ी, जलेबियां और नूडल्स। फिर माता पिता के घर बचपन में बनने वाली चीजें कौन सी थी, तो प्राचीन समय के अंदर समोसे, कचौरियां, जलेबियां, ये सारी चीजें घर पर भी बनती थी, लेकिन आज उन्हें हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। यहां खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है कि खाने से संबंधित कौन से शब्द है, पकाने से संबंधित कौन से शब्द है और स्वाद से रिलेटेड कौन से शब्द है। तो देखें
भोजन से रिलेटेड कौन कौन से शब्द है यहाँ पर? तो दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू और बैंगन, ये किससे रिलेटेड है? भोजन से रिलेटेड। फिर पकाने से रिलेटेड कौन से शब्द है? जैसे उबालना, सेकना, फिर उबालना, भुनना, यानी दाल को क्या किया जाता है? उबाला जाता है, भात को भी उबाला जाता है, रोटी को सेका जाता है, पापड़ को भी सेका जाता है, आलू को उबाला जाता है और बैंगन को भुना जाता है। फिर बात करो स्वाद की, तो दाल का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, भात का स्वाद मीठा होता है, रोटी का स्वाद भी मीठा होता है, पापड़ का स्वाद नमकीन होता है, आलू का स्वाद मीठा होता है और बैंगन का स्वाद थोड़ा सा कसेला होता है, कड़वा सा होता है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है कि खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बनाया है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है, खान पान शब्द के अंदर जो और शब्द है वो छिपा हुआ है। इन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हो उस समास को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिन शब्दों के योग में और, अथवा, या जैसे योजक शब्द छिपे हुए होते हैं ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीना पिरोना, भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी और घास फूस, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है और अर्थ को समझाना है। तो देखें, सीना परोना, आजकल सीना परोना सभी को आना चाहिए। भला बुरा, तुमने कमल को कल बहुत भला बुरा कह दिया। चलना फिरना, वृद्ध होने के कारण नानाजी का चलना फिरना क्या हो गया है? कम हो गया है। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं तो हैरान रह गई। फिर कहा सुनी, घर में रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। फिर घास फूस, तो गांव के घरों की छत घास फूस की बनी होती है। तो इस तरह हमने इन शब्दों का वाक्य के अंदर प्रयोग करना सीखा है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपके अध्याय 10 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से जाना है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।